ठीक है, तो अभी हम लोग डेप्रिसिएशन में थे। डेप्रिसिएशन में लास्ट हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोग को डिस्कस हो गया था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोग ने क्या किया था, बिल्डिंग में आपका 3 टाइप ऑफ रेट्स था। 5% फॉर रेसिडेंशियल, और जनरल में आपका बाकी जितना भी बिल्डिंग रह जाता था उसमें 10%, और टेम्परेरी जो हाउस बिल्डिंग था उसमें आपको 40% लग रहा था। फर्नीचर और फिटिंग्स में आपको 10% ही लग रहा था। प्लांट एंड मशीनरी में 15, 20, 40, 45 था। ठीक है, 40 किस किस में था आपका, 40 में था आपका लैपटॉप, बुक्स, कंप्यूटर, एयरप्लेन, और आपका बुक्स भी किसको मिलेगा, ये प्रोफेशनल्स लोग का बुक्स में मिलेगा आपको। मोटर कार्स में 15%, शिप्स में 25%, और अगर आपने 1920 का बीच में, इस पीरियड का बीच में अगर आपने मोटर कार, टैक्सी, लॉरीज अगर खरीदा है और उसको हायर में आपने बिजनेस में लगा के रखा हुआ है, तब आपको 45% का डिप्रिसिएशन मिल रहा था। इंटेंजिबल एसेट्स में आपको कितना गिर रहा है, आपको 25% का डिप्रिसिएशन लग रहा है। इसमें गुडविल एक्सक्लूड रहेगा, उसको इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो डिप्रिसिएशन में कंडीशंस भी आप लोगों ने देख लिया था कि ओनरशिप में रहना पड़ेगा और उसका यूसेज इन द प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, लेकिन उसका यूसेज कहाँ पे होना पड़ेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में होने से ही आपको मिलेगा। फिर जैसे आपको एक्सेप्शंस भी था, आप अगर टेनेंट है और आप खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तब भी आप उसका डिप्रिसिएशन ले सकता है। ये ओनरशिप का एक्सेप्शंस था। हायर परचेज में भी आपको मिल सकता है, जॉइंट ओनरशिप में भी मिल सकता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी अगर आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर रखा है और आपका नाम अभी तक आया नहीं है लेकिन ट्रांसफर हो चुका है आपका नाम पे, तब भी आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सक रहा था। तो यहाँ पे क्या है, उसका यूसेज कितना होना पड़ेगा, 180 डेज से ज्यादा होने से आपको फुल डिप्रिसिएशन मिल रहा था। पैसिव यूज इज सफिशिएंट, रेडी टू यूज होने से भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर में, लेकिन पहला साल में आपको क्या होना पड़ेगा, उसको पुट टू यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे और एक बात है जो कि हम लोग को सेक्शन 43 में ये चीज मिलेगा, अभी 43B में हम लोग को मिलेगा कि आपको कभी भी इन ए सिंगल डे आपको कैश पेमेंट कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं करना है। जो भी आप खर्चा करेगा वो कभी भी इन ए डे 10,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका क्या हो गया, वेयर एन एसएससी एक्वायर्स एनी एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट मेड इन कैश एक्सीड्स 10,000, क्या बोला, पेमेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन इन ए डे, सच एक्सपेंडिचर शेल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। उसमें इस खर्चे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर सेक्शन 32 में भी और एक आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाता है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन हम यहाँ पे केस बी देख रहे हैं। ठीक, केस बी में क्या है, मिसेस अनीता एंटरप्राइजेस हैज WDV इन फर्नीचर ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है आपका, फर्नीचर का है। डिप्रिसिएशन रेट 10% दिया हुआ है। ओपनिंग आपका है 80,000, तो WDV ओपनिंग क्या हो गया आपका 80,000। और इसमें ब्लॉक में 2 फर्नीचर है, X एंड Y। जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये फर्नीचर @10% का ब्लॉक है, यहाँ पे X और Y है, इन दोनों को इंक्लूड करने से आपका WDV ओपनिंग आ रहा है ये 80,000 का, ये आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 80,000 आ रहा है, सेम चीज यहाँ पे आपका नीचे में 80,000 आ रहा है, WDV ओपनिंग 80,000 है। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है कि हम लोग ने अभी यहाँ पे कुछ परचेज किया है कि नहीं। तो सेकंड में हम लोग को परचेज देखना चाहिए था, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन में आपने देखा था। तो यहाँ पे देखिए परचेज यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कंप्यूट डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 बोल दिया है आपको फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक में कितना एसेट था, 2 एसेट था, 2 फर्नीचर था, वहां से आपने इसको निकाल दिया, ये रह गया। तो ब्लॉक अभी भी है या नहीं है, है। लेकिन उसमें क्या है, आपको ब्लॉक का टोटल वैल्यू कितना था आपका
80,000, लेकिन आपने सेल कितना में कर दिया, 1 लाख पे। तो ये जो 20,000 है, लेकिन पहले अब में आपको डिप्रिसिएशन जो भी सेल होगा, यहाँ पे पहले आपको परचेज पकड़ना था, परचेज जो कि आपका नील है, फिर आपको क्या पकड़ना था, सेल प्रोसीड। लेकिन यहाँ पे सेल प्रोसीड में क्या था कि सेल प्रोसीड कैन नॉट एक्सीड दी WDV, तो WDV कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे आप कितना ले सकता है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 80,000 इतना ले सकता है। तो ये आपका ब्लॉक क्या हो गया, नील। तो डेप्रिसिएशन भी क्या निकलेगा, नील। फिर उसका बाद में जो एक्सेस आपने मिला है, आपको मिला कितना है एक्सेस, 20,000। ये 20,000 क्या हो गया आपका, कैपिटल गेन आ जाएगा। हाँ वाई नहीं, वाई तो है, हाँ वाई एसेट रह गया आपका, ये ब्लॉक तो है, एसेट तो है, ब्लॉक भी है, लेकिन उसका वैल्यू खत्म हो गया है। ये ब्लॉक रहेगा, नील ही रहेगा, लेकिन रहेगा आपका। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको, बॉक्स बना के करना रहेगा अगर आपका रहता है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे और किस में है, चलिए हम लोग केस EH ट्राई करेंगे अभी। ठीक है, केस ई में क्या है आपका, फर्नीचर X सोल्ड फॉर 10,000, फर्नीचर S परचेज। तो यहाँ पे पहले आपका था X और Y दोनों मिला के आपको 80,000 था। यहाँ पे नया एक फर्नीचर आ गया जिसका नाम है S, उसको आपने परचेज किया है 40,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 1,20,000। फिर यहाँ से आपने किसको सोल्ड किया, X को सोल्ड कर दिया है 10,000 में, यहाँ पे रह गया आपका 1,10,000। फिर उसका ऊपर में आपको क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है S में क्या है, S आप परचेज कब क्या है, नवंबर में। नवंबर से आपका मार्च तक कितना डेज होता है, हाँ 180 डेज वाला क्लोज देखना पड़ेगा आपको। पार्ट नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा आपका, नवंबर हो गया, नवंबर में आपका कितना है, 30 डेज होता है। तो नवंबर में आपका कितना आएगा, 11 से लिया है, तो 11 से आपका 30 तक आपका हो जाएगा 19 डेज, 20 डेज होगा। फिर बाद में दिसंबर आपका 31, जनवरी आपका 31, फरवरी आपका 28, 22, 23 कितना गिर रहा था आपको, 28 ही गिर रहा। तो फिर मार्च आपका इतना कितना हो रहा है, हाँ 6 महीना होने से आपको 180 डेज, यहाँ पे कितना है आपका 5 महीना हो रहा है, तो 180 डेज से कम गिर रहा है। तो अगर आपका कम हो रहा है तो आपको कितना मिलेगा, डेप्रिसिएशन तो पूरा फुल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है आपको। किसमें फुल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 40,000 वाला में आपको फुल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 2,000। तो 2,000 हो गया यहाँ पे। और फिर उसका पहले में क्या था आपका, 1,20,000 था, ये तो आपका चला गया। 8,000 था फिर आपका, 8,000 में से आपने सेल कितना क्या किया है, 10,000 कर दिया है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, 10,000 में सेल किया था क्या उसको, आपको 80,000 का सामान था, फिर आपने 10,000 में बिक्री कर दिया है, जो कि यहाँ पे है 7,000। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपका, 7,000 लगा, तो 7,000 और यहाँ का 2,000। ठीक है, इशू है यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे कहाँ पे आना चाहिए आपको, H हम लोग डिस्कस करने वाले थे। H में क्या है आपका, फर्नीचर X एंड फर्नीचर Y बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000। तो पहले आपका था 80,000, 80,000 से आपने 45,000 सेल कर दिया है। लेकिन आपको ये याद रखना है, सेल का टाइम में हम लोग डिप्रिसिएशन में सेल कब सेल कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट
नहीं रहता है, परचेज का टाइम में इफेक्ट रहता है डेप्रिसिएशन का, फुल डेप्रिसिएशन या हाफ डेप्रिसिएशन में। तो आपको पहले 80,000 था, 80,000 से परचेज पहले हम लोग को पकड़ना है। तो पहले परचेज पकड़ना है आपको, कितना में खरीदा है आपने, 7 में किया है, तो ये आपका 85,000 आ गया। 85,000 से आपने 45,000 लेस कर देना है, फिर रहेगा आपका 40,000। उसका ऊपर में फुल डिप्रिसिएशन लगेगा या हाफ डिप्रिसिएशन लगेगा, फुल लगेगा, क्योंकि ये पहले खरीदा जुलाई से मार्च तक आपका 6 मंथ्स ज्यादा हो रहा है, तो आपको फुल डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% जो कि है आपका 4,000 ही मिल रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। क्यों काउंट हो रहा है, जब आपने बेच दिया है उसका तो वैल्यू तो रह गया है, आपने उसको वेरिएंटियर जब किया होगा वो तो आप, हाँ हाँ ये पकड़ लीजिए, ये भी हम लोग देख लीजिए। चलो 64 है आपका, मिस्टर एक्स ए ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टी। अभी हम लोग को बताइए, टी को अभी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में लेता है या नहीं लेता है, नहीं लेता है। चलिए, परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी कितना हमें खरीदा है आपका, 15% में ले रहा है ऑन 10th April 2021 फॉर 10 lakhs। ही कंप्यूटर डेप्रिसिएशन एज गिवन बिलो, ये आपको वर्किंग आपको देके रखा हुआ है, आपको उसके ऊपर में कमेंट करना है, ठीक है। तो पहले कुछ नहीं था, 10 लाख का खरीदा, फिर उन्होंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन पूरा पूरी ले लिया। कितना लिया है आपको, 10 लाख का 15 तो 40%। 40% क्यों ले लिया है, क्योंकि 60% क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। As he is engaged in the business of growing and manufacturing, 60% is agricultural income, 40% is business income। तो वो क्या कर दिया, इसीलिए उनका 40% ले लिया। तो ये पहला बात, ये अलाउड है या नहीं है, ये देखना हम लोग को। तो फिर बाद में क्या है आपका ओपनिंग, फिर यहाँ पे लेस कर दिया, फिर आपको इतना मिला, फिर उन्होंने भी फिर 40% का डेप्रिसिएशन लेते रहे, फिर से 40% ले रहा है, 60-40 कर रहा है इनकम का, ठीक है। फर्दर कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम एज्यूमिंग दैट हिज इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन विदाउट रिड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज 8 lakhs। उनका बिजनेस इनकम निकालना है बिफोर डेप्रिसिएशन और 8 लाख का इनकम नहीं हटा के, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या बोला है आपको, ये चीज देखना है आपको। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलोड बाय इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्यों है, क्योंकि पीजीबीपी में आपको क्या बोल दिया है, वेयर द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिराइव्ड इन पार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इन पार्ट फ्रॉम बिजनेस। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम भी हो रहा है, बिजनेस इनकम भी हो रहा है। इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर कंप्यूटिंग द WDV, ठीक है। फॉर कंप्यूटिंग द WDV ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर द प्रीवियस ईयर, द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द एंटायर इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस। पूरा डेप्रिसिएशन आपको वैसा क्लेम करना है जैसे कि आपको मानना पड़ेगा कि पूरा पूरी क्या है, बिजनेस में ही आ रहा है, एग्रीकल्चरल में कोई भी कंपोनेंट नहीं गिर रहा है। And the depreciation so computed shall be deemed to be the depreciation actually allowed under this act। आपका रेवेन्यू आइटम्स में जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ, एक्सपेंसेस हो गया, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, उसका 60-40% में डिवाइड होगा। डेप्रिसिएशन में कभी भी 60-40 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपका 10 lakhs में 15% लग रहा है, फिर उसका बाद में आपका WDV में 15% ही लग रहा है, तो 40% वाला काम नहीं हो पाएगा।
कहाँ पे सर नहीं यहाँ हो पे पाएगा? डेप्रिसिएशन में नहीं हो पाएगा। 100% ही अज्यूम करना पड़ेगा सर। सर आपने कुछ यहाँ पे पूछा है? 100% ही डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन 100% ही लेना पड़ेगा, 60-40 को अगर नहीं लेगा तो सर। हाँ, डेप्रिसिएशन आपका जैसे फुल रहा, जैसे इस वाला में क्या है हाँ आपका 15% था, तो आपको 15% हाँ ही लेना है। 15% का 40% नहीं होगा उसमें। पहले वाला में क्या हो रहा था आपका 15% का डेप्रिसिएशन है, आप उसमें आपका क्या कर रहे हैं 40% ले रहे हैं। ये 40% क्यों ले रहा था? क्योंकि ये 40% इज योर बिजनेस इनकम। हाँ तो उसमें आपको आपका ये जो रह जाता है 722, ये क्या है आपका एसेट का वैल्यू रह गया। एसेट का वैल्यू जितना है वो सेम ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन आपने क्या क्लेम किया है, पहले साल में पकड़ लीजिए आपको 1.5 लाख निकला है। आपका इनकम मान लीजिए आपका 7 लाख का इनकम था, ठीक है। 7 लाख का इनकम में से भी फिर आप उसको क्या करना चाहिए होता है, बिफोर ये तो आपका रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू से फिर आपको एक्सपेंस माइनस करना रहता है। तो आप एक्सपेंस क्या माइनस करेगा, डेप्रिसिएशन तो माइनस ऑलरेडी करेगा ही, इसमें आपको फुल मिल गया। फिर उसके बाद क्या रहता है आपका 550 का रह गया। 550 क्या है आपका रेवे प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट को आप किस पोर्शन में करना है, 60% इज योर एग्रीकल्चरल इनकम, 40% इज योर बिजनेस इनकम। उस पोर्शन में फिर अलग से डिवाइड करना है। उसका पहले आपको फुल ही डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको। यहां पे अगर आपको फुल डेप्रिसिएशन मिल रहा है, आप आधा क्यों क्लेम करेगा? ठीक है। सेम चीज यहां पे क्या हुआ है, 8 लाख का इनकम था, 8 लाख में से आपको डेप्रिसिएशन कितना हटा दिया आपने, 127 हटा दिया। 127 हटा दिया तो वहां से क्या है आपका 60% क्या हो जाएगा आपका बिजनेस इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम। ये 60% इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। जो रेस्ट रह जाता है ये क्या है आपका 40% इनकम, वो हो गया आपका पीजीबीपी का इनकम। यहां पे आपको बोल रहा था कि इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड विदाउट रिड्यूसिंग एलिमेंट। यहां पे आपको डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देने का पहले एंड एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करके आपका 8 लाख निकल रहा था। डेप्रिसिएशन पहले वाला साल में आपको कितना निकल रहा था, 1 लाख। 127 आपका निकल रहा था यहाँ पे, लास्ट ईयर का निकल रहा था वो 127 था आपका। लास्ट ईयर में आपको प्रीवियस ईयर 22-23, तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 में आपको 1,27,000 गिरा। फिर इसको आपने माइनस किया है, फिर इसका बाद में आपको 60-40 में आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है अभी सेक्शन 32A, जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन बोला जाता है। आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है, फिर उसका साथ में आपको फिर से एक डेप्रिसिएशन मिलेगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कब कब मिलता है वो आप लोग को देखना है। एप्लीकेबल किनका लिए है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी engaged in the business of manufacture or production of any article in the business of generation and transmission of power। तो आपको किस में मिलेगा, पावर जनरेटिंग यूनिट्स में, प्लांट्स में ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज और किसी को भी नहीं मिलेगा। और पावर जनरेशन बिजनेस में अगर आप है, लेकिन आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर बोला, तो मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन होना जरूरी है ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग इन और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आपको खाली पावर इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, इनको भी
मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, और दिया हुआ है, तो मतलब क्या है आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी मिलेगा, प्रोडक्शन वाला यूनिट्स को भी मिलेगा, पावर इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा, ठीक है ना, ओनली पावर इंडस्ट्रीज को मिलेगा, सबको मिलेगा जो भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। एसएससी मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच मैन्युफैक्चर्स और प्रोड्यूसेस एनी आर्टिकल, ये समझ में आ गया आपको। फिर सेकेंड वाला कंडीशन क्या था, एसएससी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2005, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको कंडीशंस फुलफिल करना रहेगा। वो कंडीशंस क्या है, पहला तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में रहना पड़ेगा। सेकंड में क्या है, आपने उस प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर या इंस्टॉल, ये दोनों ही काम 31 मार्च 2005 का बाद में करना पड़ेगा आपको। ए न्यू ए प्लांट मशीनरी, यहाँ पे क्या बोला, न्यू मतलब सेकेंड हैंड यूज नहीं हो सकता है, लेकिन इस सेकेंड हैंड वाला बात को भी एक्सेप्शंस है, मतलब आप सेकेंड हैंड कभी कभी यूज कर सकता है, वहां पे भी कुछ इंस्टेंसेस है। तो लेकिन पहले में क्या बोला आपको, नया प्लांट एंड मशीनरी होना पड़ेगा। नया मतलब क्या है, हम लोग क्या सोचेंगे कि पहले कहीं पे उसका यूज नहीं होना पड़ेगा। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन द फॉलोइंग, आपको नॉर्मली आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, लेकिन ये सब काम में ये सब चीज नहीं होगा, ये सब को हम लोग न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब आपने शिप और एयरक्राफ्ट खरीद लिया है और आप इस बिजनेस में, पावर जनरेशन का बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में है, तब आपको शिप एंड एयरक्राफ्ट का नाम पे कोई भी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये कोई रेस्ट्रिक्टेड एसेट्स है, इसमें कोई भी डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। शिप एंड एयरक्राफ्ट खरीदा है, नहीं मिलेगा आपको। एनी प्लांट और मशीनरी विच वाज यूज्ड आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, आपने पहले इंडिया में यूज कर लिया है तो आपका नहीं होगा। एनी प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन ऑफिस प्रेमाइसेस, ऑफिस प्रेमाइसेस में आपने क्या क्या यूज कर लिया, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, और एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, एसी हो गया, आपने खरीद लिया है। ये सब चीज को अगर आपने ऑफिस प्रेमाइसेस में या गेस्ट हाउस और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में लगा लिया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तब भी आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी विच इज अलाउड 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन अगर दूसरा कोई सेक्शंस में आपको मिल चुका है तो ऑलरेडी उसका वैल्यू क्या है, नील होके रखा है, तो आपको फिर से इधर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Additional depreciation shall be available only on plant and machinery and not on any other assets like furniture, building. तो आपको फर्नीचर में भी नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग में नहीं मिल रहा है, शिप एंड एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में नहीं मिलेगा, फिर आपको ऑफिस अप्लायंसेस में नहीं मिलेगा, ये सब चीज में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपने देख लिया कि अभी रेट कितना होगा। मुझे तो नॉर्मली 10, 15, 25, 40 ये सब डेप्रिसिएशन का रेट ऑलरेडी पता ही है, तो एडिशनल रेट, एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी कोई रेट डिफाइंड है कि नहीं। एडिशनल डेप्रिसिएशन में आपको कितना मिलेगा, 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब क्या है, आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। Where if an asset is acquired and put to use for less than 180 days, then additional depreciation is 10%। जैसे किया था पहले 180 डेज का क्लोज था कि 50% हो जाएगा, यहाँ पे भी 20% का 50% कितना हो गया आपका, 10% मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप उसको 180 डेज से कम कर यूज करेगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर उसको फुल यूटिलाइज करेंगे तो जो बचा हुआ 10% रह गया था वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। और ये एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको एवरी ईयर नहीं मिलेगा, वो सिंगल ईयर ही मिलेगा आपको। कि आप पहला साल में आपने 20% ले लिया तो फिर नेक्स्ट ईयर में भी आप 20% लेते रहेगा, वो नहीं है, वो सिंगल टाइम इवेंट है।
ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन शेल बी रिड्यूस वाइल कंप्यूटिंग द क्लोजिंग WDB, उसको तो रिड्यूस करना ही रहेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज सोल्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। आप उसको सेल कर दिया तो सेल करने का साथ साथ डेप्रिसिएशन भी चला ही जाएगा, उसको आपको कोई भी अलग से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ पावर यूनिट इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तब आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए अभी आपको, बी लिमिटेड ए न्यूली फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो पहले हम लोग को क्या देखना था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के पहला कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। तो इनको डेप्रिसिएशन मिल रहा था कौन सा ईयर में, असेसमेंट ईयर 23, 24 और 22 to 23 में आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपने जब एक्वायर कब किया है, पहला ये वाला 21, 22 में खरीदा है, ये हो गया आपका सब 21, 22, ये हो गया आपका 22, 23। तो चलिए तो 21, 22 में आपको कितना मिल रहा है, 20 लाख का मिल रहा है। तो पहले आपको 21, 22 में क्या क्या खरीदा आपने, ये खरीदा है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। 7 लाख हुआ आपका, 8, 9, 10, ठीक है, 10 लाख आपने खरीदा है। तो 10 लाख का आपने जब खरीदा है तो यहाँ पे एडिशनल पहले क्या मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है आपको, 15% मिल रहा है। तो 15% में आपको कितना मिलेगा, आपको ये आपका परचेज किया है आपने 10 लाख का किया है, ठीक है। 10 लाख में फिर डिप्रिसिएशन सेल तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे 10 लाख आया। 10 लाख में से फिर आपका क्या हो जाएगा, ये जो 8 लाख है, ये 8 लाख में आपको फुल डिप्रिसिएशन मिला है। फुल डिप्रिसिएशन क्यों मिला है, क्योंकि ये जो खरीदा है ये आपका 180 डी से ज्यादा है, ये आपका क्या है 180 डी से कम है। तो इसमें कितना लगेगा आपका 7.5%, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको 8 लाख में 15% गिरा, 2 लाख में 7.5% मिलेगा, दोनों का मिला के आपको कितना मिला 135, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो फिर बाद में रह गया क्या, एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो आपको 15% पहले ले लिया, फिर आपको लेना कितना है एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन अभी मिलता किसका ऊपर है, कॉस्ट ऑफ एसेट का ऊपर लगता है। तो आपको वो 180 डेज से ज्यादा लेने से कम हो जाएगा, इसका 10% मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको 5, 3, 8 और आपका यहाँ पे हो गया 10। 10 में यहाँ पे कितना 20% मिल रहा था, 20%, ये कितना हो गया आपका 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपका 60,000 होगा, और फिर यहाँ पे होगा आपका 20,000। तो आपको मिला कितना 1,80,000 मिल गया। इसमें लेकिन आपका ये जो 10,000 और एक 20,000 क्या होगा आपको नेक्स्ट ईयर मिलना होगा। पहला साल में आपको कितना मिल गया 10,000 मिला है, तो नेक्स्ट जो 10,000 रहता है वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, क्योंकि आपको मिलना कितना चाहिए एडिशनल डिप्रिसिएशन में 20% मिलना चाहिए। आपने 10% इस साल ले लिया, नेक्स्ट जो 10% रह गया वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को प्लस किया, टोटल डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर आपका निकला 685, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको डिप्रिसिएशन परचेज कितना किया है आपने 1 लाख का, ये जो खरीदा था आपने ये 1 लाख यहाँ पे आया, तो 785 हुआ है। 785 हुआ है, 785 जब हुआ है आपको 785 में आपको 15% डिप्रिसिएशन मिल गया। क्यों 15% मिला 785 में, क्योंकि ये जो 1 लाख का आपने सामान खरीदा था ये कब खरीदा है, मई में खरीदा, तो पूरी साल का मिला, ठीक है। तो 785 आपको मिल गया है।
785 में फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जो 20,000 रह गया था वो तो मिलेगा इधर पे, ये 21,000 कब का है, जो 10% आपका प्रीवियस ईयर में रह चुका था। तो ये, और बाकी अभी इस साल में आप कितना खरीदा है, 1 लाख का खरीदा है, 1 लाख में आपको कितना गिरेगा, 20% का एडिशनल डिप्रिसिएशन, वो भी इस साल का है। ये दोनों मिला के 40% हो गया, इन दोनों को प्लस किया, आपको इसको माइनस करना है, फिर आपको क्या रहेगा 627 का आपका WDB रह जाएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिल रहा था आपको 20% मिल रहा है, वो भी किसको मिलेगा, आपको अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, आपने कोई भी खरीदा है तब जाके मिलेगा। आपको बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, फर्नीचर में नहीं मिलेगा, ऑफिस प्रेमाइसिस में नहीं, अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। 100% डिडक्शन आपने ले लिया है, ये सब चीज में आपको कभी भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली इन द फर्स्ट ईयर, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप उसको यूज करेगा। पहला साल अगर आप यूज नहीं किया है तो आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिल सकता है। और आपको खरीदना कब है, 31 मार्च 2015 का बाद में खरीदना था, और उसको कहां पे यूज करना रहेगा, नोटिफाइड, अगर ये हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% वाला। इसका साथ में एडिशनली आपको एक डेप्रिसिएशन मिलता है, वो होता है 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मली आपका तो रेट है ही 10%, 20%, 15%, 40%, 45% का एक डेप्रिसिएशन है। फिर उसका बाद में 32(1) में आपको 20% का मिल रहा था। फिर भी और एक डेप्रिसिएशन का रेट है जो है 35% का। 35% का डेप्रिसिएशन कब लगता है, जब आप कोई भी एक बिजनेस एंटिटी को 1/4/2015 से 31 मार्च 2020 का बीच में सेटअप कर दिया है, और इसको सेटअप कहाँ किया है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। बिहार, आंध्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल के लिए अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप किया है, तब आपको 35% का डेप्रिसिएशन मिलेगा इन प्लेस ऑफ 20%, इन प्लेस ऑफ 20%। मतलब आपको यहाँ पे ये मिले, डायरेक्ट 25 में आ जाएगा, आप 20% नहीं क्लेम कर सकता है तब। अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट लिमिटेड है इज ए पावर जनरेटिंग यूनिट। तो पावर जनरेटिंग यूनिट को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो पहला कंडीशन ये बोल रहा था कि आपको मिल सकता है। तो आपने इसको सेटअप किया है 1/4/2015, आपको सेटअप कब करना चाहिए था, 31 मार्च 2015 का बाद में करना था। तो ये भी कंडीशन आपका फुलफिल्ड है। It purchased a plant of 50 lakhs eligible for depreciation at 15% on SLM. Power generating unit अगर SLM मेथड फॉलो कर रहा है तब आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। कंप्यूट बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डिप्रिसिएशन, ये दो वर्ड है, बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डिप्रिसिएशन, वो भी हम लोग आराम से सीखेंगे। इन दोनों चीज को आपको कंप्यूट करना है, पहले समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। एज्यूमिंग द प्लांट वाज सोल्ड ऑन 21 अप्रैल 2017 फॉर, पहला कंडीशन 7 लाख में, 50 लाख में खरीदा, 7.5 लाख में बेच दिया, 50 लाख में खरीदा, 30 लाख में बेचा, 50 में 45, 50 का जगह में 55 में बेचा है, ठीक है। तो पहला में क्या था आपका
WDB कितना है आपका, कौन सा साल के लिए निकालना है आपको, 17-18 के लिए निकालना होगा। तो पहले आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 सेल कब किया है आपने, 17-18 में सेल किया है, तो आपको कैपिटल गेन या बैलेंसिंग चार्ज या आप कब निकालेगा, 17-18 में निकालेगा। आपने सेल कब किया है, इस साल में किया है, तो आप ये सब जो चार्जेस जो निकालना है 17-18 में ही निकालेगा। तो हम लोग 17-18 का निकाला, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन पहला साल में क्या था आपको, 15-16, तो आपको 15-16 में 50,000 ले लिया था, तो डेप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको। डेप्रिसिएशन कैसा मिलता है आपको, 15% में हम गिल रहे हैं, तो 15% में आपका कितना होता है, 7,55,000 होगा। कितना होगा, 7,50,000 माइनस करने से आपके पास कितना रहता है, 42 रहता है। ये कितना हो गया आपका, 15-16 हो गया। अभी हम लोग को आना कब में है, 17-18 में आना है, तो 15-16 हुआ, तो 16-17 भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 16-17 जब खत्म होगा तब ना 17-18 आएगा। तब यहाँ पे भी आपको कितना है, 7,50,000 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, SLM, WDB नहीं हो रहा है, रिड्यूसिंग मेथड नहीं है, क्योंकि ये सेम ही रहेगा, तो 7,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 35 होना चाहिए, नहीं 40-50 चला गया ना, 40-50 माइनस, हाँ बोलिए सर। डेप्रिसिएशन के लिए तो SLM में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते ना सर। हाँ, तो ये आपको कितना रहेगा, आपको लाइफ पता है क्या यहाँ पे, नहीं सर। SLM मेथड में आपको क्या चाहिए होता है, लाइफ चाहिए होता है ना, नहीं चाहिए होता है। आप SLM मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करता है, कॉस्ट प्लस आपका जो भी एक्सपेंसेस आता है डिवाइडेड बाय क्या करता है, आप लाइफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोलिए। आप लोग को तो वही करना चाहिए, SLM मेथड में आपको वही बात है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, SLM मेथड में आप लोग ने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था कि कॉस्ट जो भी आता है प्लस आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है उसको अप टू दी स्टेज ऑफ रनिंग में, फुल कैपेसिटी रनिंग में जो भी एक्सपेंसेस करना होता है, फिर डिवाइडेड बाय लाइफ निकालता है, फिर जो भी निकलता है उसको आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेता रहता है। तो सेम चीज़ भी यहीं पे वही हो रहा है। वहाँ पे आपको रेट दे दिया है, SLM मेथड का कोई रेट नहीं रहता है, वो भी हम मानते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे 15% का दे दिया है, तो आपका ये सेम ही रहेगा। पहला साल में आपका 15,000 था, 50 लाख था, 50 लाख में से आपका कितना चला गया था, 15% इज 7,50,000, आपका 42,5 चला गया। ये हो गया था आपका कौन सा ईयर में, 15-16 में हो गया था। फिर आपका कौन सा साल पकड़ना है, 16-17, यहाँ पे भी ये सेम रहेगा। SLM मेथड का रेट में नहीं देखना आप लोग, यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करना है। आपका काम क्या है, ये डेप्रिसिएशन का रेट सेम रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 35, ठीक है। 35 जब आ गया है तो पहला वाला इंस्टेंस में आप कितना में बेच रहा था, 7 लाख, 30 लाख, 45 और 55 में बेच रहा था। तो आपको क्या करना था, WDB प्लस आपको परचेजेस माइनस सेल प्रोसीड करना था। आप कर दिया यहां पे इतना, ठीक है। जो बच गया है, आपका ब्लॉक तो यहां से निकल गया है, क्योंकि आपने 50 लाख का सामान खरीदा था और ये सामान क्या हो गया, निकल गया है। ये जो डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है वो तो मेरा अभी
काम का है या नहीं है? डिप्रिसिएशन तो मेरा खत्म भी हो जाएगा, डिप्रिसिएशन भी साथ में चला जाएगा, ये मेरा क्या हो गया? लॉस है, मेरा लॉस है। तो ये इस जो लॉस, जो डिप्रिसिएशन का लॉस मेरा बच जाता है, ये मतलब क्या है? ये तो डिप्रिसिएशन है मेरा। ये जो पैसा बच गया है 30, हाँ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस कब होगा आप उसका? जब आपका सामान एक खरीदा है आपने, हाँ, लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएशन को तो हटाने का बाद में लॉस नहीं हो रहा है, कैपिटल लॉस आएगा, वो भी हम दिखाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है? 35 लाख का है, 35 लाख का सामान में आपने कितना निकाला है? 7.5 में बेच दिया, लेकिन डिप्रिसिएशन तो क्लेम किया ही नहीं था। डिप्रिसिएशन क्लेम किया क्या है? नहीं किया है। तो जो भी पैसा बच जाता है उस एसेट का, उसको हम लोग टर्मिनल डिप्रिसिएशन बोल के उसको फेंक दे रहे हैं। ठीक है, 35 का सामान था, बेचा हम लोग 30 लाख में, 5 लाख का बैलेंस रह गया, क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन तो अभी क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सामान है ही नहीं। तो इसमें डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, टर्मिनल डिप्रिसिएशन, उसको हम लोग पूरा पूरी को डिप्रिसिएशन मान के फेंक देंगे। आप बोलेगा कि ये कैपिटल एसेट परचेज करने से ना वो कैपिटल लॉस होता है। इसको तो कैपिटल एसेट होने के लिए, आपका कैपिटल लॉस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ एक पीरियड तक उसको होल्ड करना रहता है। आपने तो इसको उतना टाइम होल्ड किया ही नहीं है, तो अगर आप उसको कैपिटल एसेट में, तो आप डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलना चाहिए। पहला बात, कैपिटल एसेट में डिप्रिसिएशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। तो अगर आप कैपिटल एसेट में डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस वो भी बाद में देखेगा हम लोग, नहीं मिलना चाहिए आपको। ठीक है, 35 लाख का सामान 30 लाख में चला गया, 5 लाख का रह गया, वो क्या हो गया आपका? डिप्रिसिएशन। 35 का सामान था, बेचा हम लोग 45 लाख में, जो 10 लाख रह गया वो हो गया आपका बैलेंसिंग चार्ज। वो क्या हो गया? बैलेंसिंग चार्ज। ये किस लिए हुआ ये भी हम लोग दिखाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग चार्ज क्यों हुआ है वो भी समझ लीजिए आप लोग। सामान कितना में खरीदा था आपने? 50 लाख में। अब भी आपको कैपिटल गेन वाला बात समझ में आएगा। कैपिटल गेन कब होता है आप बताइए? तो आप मार्केट में ट्रेड कर रहा है, मार्केट में ट्रेड किया ही होगा आपने। आप मान लीजिए IRCTC का आप स्टॉक खरीदा है, कब कितना में खरीदा है? मान लीजिए आप 1000 में खरीदा है, और ये पैसा पकड़ लीजिए आफ्टर 6 मंथ्स इसी स्टॉक का प्राइस आपका हो जा रहा है 4500। तो आप क्या बोलेगा जब इसको, जब 4005 में आप सेल कर देगा, तो आप क्या बोलेगा कि मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया? 4500 माइनस 1000, माई कैपिटल गेन इज 3500। तो ये जो 3500 आपने कैपिटल गेन निकाला है, वो आप निकाला क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। तो आपका प्राइस, आपका सेल प्राइस, इफ योर सेलिंग प्राइस एक्सीड्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तब जाके कैपिटल गेन होगा। आपका अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 45। 50 लाख को एक्सीड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो कैपिटल गेन नहीं है। वो क्या हो गया आपका? बैलेंसिंग चार्ज में चला जाएगा। और ये बैलेंसिंग चार्ज को हम लोग PGBP में ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? बैलेंसिंग चार्ज। प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जो बच जाता है वो टर्मिनल डिप्रिसिएशन बोल के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन अभी तक क्लेम ही नहीं हुआ था। तो फिर पहला साल में तो डिप्रिसिएशन आपने 2-2 साल में निकाल दिया है, इसमें डिप्रिसिएशन इस साल में नहीं हुआ, डायरेक्ट हम लोग निकाल दिया है। फिर उसका बाद में 35 का सामान था, WDB था, क्लोजिंग वैल्यू था, WDB भी नहीं बोल सकते हम लोग, उसका क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। तो आपको 35 लाख मिला था, 35 का सामान आपने 45 में बेच दिया। लेकिन आपको और एक चीज़ देखना रहेगा कि ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है कि नहीं। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज वो बैलेंसिंग चार्ज PGBP में ही चला जाएगा। 35 का सामान है, 55 में बेचा है,
विच इज ग्रेटर देन माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टोटल में हम कितना फायदा निकाला, 20 लाख। 20 लाख में से भी हम 50 माइनस 5 इज हाउ मच, 5 लाख। वो 5 लाख हो गया कैपिटल गेन। जो बाकी रह गया वो हो गया आपका बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, तो अभी हम लोग आ रहे हैं जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज किसका ऊपर लगता है, इन सब कंपनीज का ऊपर लगेगा। जो भी कंपनी या एसएससी कहाँ पे एंगेज है, एंगेज इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर इंडस्ट्री, पावर यूनिट में अगर आप बिजनेस कर रहा है तब जाके आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का एप्लीकेबिलिटी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना रहेगा। आप पे इस वाला कंडीशन में कर रहे थे, एसेट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड, डेस्ट्रॉयड इन दी प्रीवियस ईयर, जो कि आपका सोल हो रहा था, अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज बोट इनटू यूज। पहला साल में आपने खरीदा और पहला साल में ही बेच दे रहा है, तब जाके आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं होगा आपके लिए। आप उसको नेक्स्ट ईयर बिक्री कर सकता है, तब जाके ही आपको ये बैलेंसिंग चार्ज और डेप्रिसिएशन का और टर्मिनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल सकता है। उसका मीनिंग क्या है कि लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। आपने जो बोला ये तो मेरा लॉस है, तो इसको डेप्रिसिएशन बोल के ही हम लोग ट्रीट कर देते हैं, उसको कैपिटल लॉस बोल के नहीं मान रहे हैं। टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट माइनस सेल वैल्यू ऑफ जो भी निकल रहा था आपका। टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए, उसका बाद निकल जाइए। रिटर्न ऑफ मतलब क्या है, आप उसको पूरा पूरी को डेप्रिसिएशन मान लेगा, आपका रेवेन्यू से उसको माइनस कर देगा, हो गया खत्म, राइट ऑफ हो गया, निकल गया। ये क्या रह गया था आपका बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज क्या है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट। प्रॉफिट था आपका, आपने 35 का WDV का वैल्यू था, उसको 45 में बिक्री कर दिया था, तो ये 10 लाख क्या हो गया था आपका बैलेंसिंग चार्ज था, तो उसको हम लोग बैलेंसिंग चार्ज बोल के चल रहे थे। तो बैलेंसिंग चार्ज इज प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने जितना भी डेप्रिसिएशन क्या क्लेम किया है उतना तक ही आपका क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपने पहला साल में भी आप देखिए, इस वाला साल में आपने को बैलेंसिंग चार्ज में कितना मिला आपको, 15 लाख। ये 15 लाख कहाँ से आया, फर्स्ट ईयर में आपने 7.5 लिया था, नेक्स्ट साल में आपने 7.5 लिया है, तो आपको बेनिफिट भी कितना मिला, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ डेप्रिसिएशन ही मिला है। जो एक्सेस रे आपने डेप्रिसिएशन लिया है वो हो गया आपका कैपिटल गेन हो गया था। ठीक है, यहां पे भी ये जो आपका बैलेंसिंग चार्ज है इज प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट टू ए मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। सेल प्राइस माइनस एक्चुअल, सेल प्राइस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बा एक्चुअल कॉस्ट इज योर कैपिटल गेन। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग चार्ज है इज नेगेटिव होना चाहिए, आपका नेगेटिव ही निकल रहा था। जैसे क्या था आपका 35 का वैल्यू आप 55 में निकाल रहा था, ये आपका 20 लाख का नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव होने से ही बैलेंसिंग चार्ज होगा। बैलेंसिंग चार्ज कैन नॉट एक्सीड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी हम लोग को पता चल गया है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन को आप फुल्ली डिडक्शन ले सकता है, जैसे आपने माइनस कर दिया था, फुल्ली डिडक्शन आपको मिल गया है। बैलेंसिंग चार्ज इज फुल्ली टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। हम लोग ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, उसी डेप्रिसिएशन को फिर से हम लोग ने
इनकम बोल के मान ले रहे, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम ही होगा। और जो बाकी रह जाता है कैपिटल गेन, वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल गेन में ही चला जाएगा। हाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अभी भी हम लोग सेक्शन 32 में ही है। पहले वाला में सेक्शन 32 1 एडिशनल डेप्रिसिएशन में चला गया था, अब भाई सेक्शन 32 2 में है हम लोग। तो 32(2) क्या बोल रहा है आपका, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है, ऐसा कोई डेप्रिसिएशन जो है जो लास्ट ईयर फुल्ली हम लोग चार्ज नहीं कर पाए, बस लास्ट फुल्ली हम लोग उसको क्लेम नहीं कर पाए, वो हो गया आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। वेयर इन एनी ईयर डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन फुल बिकॉज ऑफ नो प्रॉफिट। मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट है 100 रुपया, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन कितना है 120 रुपया। तो आपको ये जो 20 रुपया का एडिशनल डेप्रिसिएशन रह गया है, वो तो आपका यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इन सबको बोलते हैं हम लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। नो प्रॉफिट और गेन्स चार्जेबल टू प्रीवियस ईयर, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। आपका अगर प्रॉफिट ही नहीं है, आपका यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट ही नहीं है, क्या है, ये लॉस में है, 20 रुपये का लॉस, तो ये 120 का तो कुछ फायदा ही नहीं है। 20 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, फिर आपको 120 रुपये का डेप्रिसिएशन है, ये तो इसको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। ये भी फिर से क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर प्रॉफिट या गेन या कुछ भी नहीं रहता है, तो आपको जो डेप्रिसिएशन आपने को चार्ज किया था, जो बेकार पड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर आपका पास जाएगा। उसी को हम लोग सेक्शन 32(2) में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है। प्रॉफिट और गेन्स इज लेस देन डेप्रिसिएशन अलाउड, प्रॉफिट इज लेस देन डेप्रिसिएशन अलाउड, जो पहला इंस्टेंस में था। ये सब चीज़ में क्या है, कैन बी डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम सैलरीज इन द असेसमेंट ईयर। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे हैं कि आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन का बैलेंस बचा हुआ था, प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है आपका पास, आप उसको किसका साथ डिडक्ट कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का साथ में डिडक्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन का साथ डिडक्ट कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्ट कर सकते हैं, पीजीबीपी का इनकम का साथ में, इन सब का साथ में आप इसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पीजीबीपी क्या बोला था कि बिजनेस का ही इनकम और बिजनेस का ही एक्सपेंसेस दोनों माइनस होगा। हाउस प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा, जैसे म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस था, इन दोनों का सेट ऑफ हो रहा था, माइनस प्लस माइनस हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हेड का बाहर में भी एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ये किसका लिए हो रहा है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अदर देन, सब इनकम का साथ हो सकता है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी का साथ कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपका पास मान लीजिए सैलरी का इनकम यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये क्यों अभी हम लोग इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब कंप्यूट करना होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सबका एक्यूमुलेट करके एक सम दे दिया रहेगा, वहाँ पे आपका सैलरी का इनकम मान लीजिए 2,50,000 रुपया है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपया है। आप क्या करेगा कि ये तो 3 लाख रुपए का लॉस है, अब मुझे तो 50,000 का लॉस ही हो रहा है, तो ये जो सेट ऑफ है ये आप नहीं कर पाएगा। आपको अल्टीमेटली इसका ऊपर में टैक्स अलग से देना पड़ेगा और इसको आप कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है रहेगा आपका सेक्शन 32। यहीं पे बुक ही देख लेते हैं हम लोग। यही है, ये आपका पेज नंबर 210 में आपका डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर यूनिट्स था, ये आपका बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल इलनेस था, और टर्मिनल इलनेस बोले क्या, टर्मिनल डेप्रिसिएशन था।
सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग यही वाला क्वेश्चन कर रहे थे, 66 वाला। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, वो वाला भी इधर पे ही रहेगा आपका। ये रहेगा। अभी अगर यहाँ पे भी नहीं अगर मिला आपको 218 में मिला। चलिए 218 में एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, यही था आपका। चलिए तो यहाँ पे क्या है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या है, सबका साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरीज। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने का भी एक टाइम लिमिट रहता है, उसको आप रहता है या नहीं रहता है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बिजनेसेस लॉस को भी आप एक टाइम तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो है उसको आप इनडेफिनिट पीरियड तक क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड ले करके ले सकता है आप। ठीक है, और इसमें पहले में क्या होगा, आपका करंट ईयर का डिप्रिसिएशन सेट ऑफ होता है। आपका कोई भी एक इनकम है, वो इनकम का पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन आप पहले लेस करेंगे, फिर बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर हो जाता है, पहले इस साल का डिप्रिसिएशन को आपको हटाना ही है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, आगे साल में अगर आपका बिजनेस का लॉस हुआ है उसको आप माइनस करेंगे, फिर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को हटाएंगे। उसका बाद ही आपको क्या मिलेगा, जो रह जाता है वो आपका उस साल का इनकम होगा। ठीक है आपका। फिर हम लोग यहाँ पे क्या है, बुक में अभी आपका डायरेक्ट देखिए 32 का बाद में 43 आ जा रहा है। 43 क्या बोल रहा है, आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में आपका क्या क्या रहेगा, कि कॉस्ट में आपको क्या क्या पकड़ना है, कि कितना में खरीदा उसको तो पकड़ना ही है, और साथ में आपको किसको पकड़ना है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन। जैसे क्या है, आपको लोडिंग करके लाना है तो वो क्या है, आपको एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सब चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। आपको उस कॉस्ट, उस फर्नीचर को, प्लांट एंड मशीनरी को अपना प्लेस ऑफ बिजनेस में लाने के लिए, तो ये सब चीज़ को भी आपको एक्चुअल कॉस्ट में लाना पड़ेगा। फिर मान लीजिए ये क्या है, इस बिजनेस का पार्ट्स अलग अलग है, उसको आपको क्या करना है, असेंबल करना रहेगा। तो असेंबल करने के लिए जो चार्जेस रहेगा उसको भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पार्ट से तो बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेंगे, तो इसको जो भी करना है उसको रन करने के लिए, रन करने का पहले आपको जो भी एक्सपेंसेस करना चाहिए उन सबको भी आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ उसी का बारे में बोल रहा है। ठीक है, फिर ये भी देख लीजिए कि एक्चुअल कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स to the SSE as reduced by that portion of cost thereof if any as has been made directly or indirectly by any other person or authority। उसका मतलब क्या है, आपको सभी चीज़ सभी कॉस्ट को इंक्लूड करना है और वहाँ से आपको ये सब पोर्शंस को रिड्यूस करना है जिसका बेनिफिट या जिसका बर्डन दूसरा किसी अथॉरिटी या पर्सन ने ले लिया हो। मतलब क्या है, दूसरा कोई भी इंसान, कोई भी एंटिटी, उसका अगर एक्सपेंस उन्होंने क्लेम कर लिया है बा उन्होंने उस चीज़ को ले लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका भी आपको माइनस कर देना है। मतलब 7 लाख का अगर एसेट है, 7 लाख का एसेट में आपको 1 लाख रुपया का क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, या गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल जा रहा है, तो आपका कॉस्ट 7 लाख नहीं रहेगा। चाहे वो आपका बिल 7 लाख का ही क्यों ना रहे, आपने ये जो सब्सिडी लिया है, जो डिस्काउंट लिया है, उसको भी आपको इफेक्ट दे देना पड़ेगा। एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना है, 6 लाख गिरेगा, वही आपका इनकम होगा।
ये आपका उसका एसेट का वैल्यू होगा। इफ़ एन एसेट इज परचेज एट 5 लाख, 1 लाख आप गवर्नमेंट से मिल गया है तो एक्चुअल कॉस्ट इज 4 लाख आपका होगा। जो कि आपको 43B में ये भी बताया गया था कि एसेट एक्वायर्ड अगेंस्ट कैश, ये आपको मत देखना है। अगर आपने क्या कर दिया कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और पार्ट देयर ऑफ, आप उसको क्या कर रहा है, कैश में पेमेंट कर दे रहा है, तो उस कैश को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो फिर हम लोग आ जा रहे हैं सेक्शन 32AD में। 32AD क्या है, आपको बोल रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज इन सर्टेन स्टेट। आप इन सब स्टेट में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करके वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप किया है, तब आपको क्या मिलेगा, इनका 32AD में आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कैसे मिलेगा आपको, सेक्शन क्या है 32, एलिजिबल कौन है, सभी लोग हैं, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है वो एलिजिबल हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा, कहाँ पे, आंध्र, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जो कि आपने किया था, आंध्र, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। 15 से 1920 तक आपको क्या करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। डिडक्शन आपको क्या मिल रहा है, 15% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। $35% मिल रहा था आपको, ये आपको इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट में आपको मिल रहा है। हाँ ठीक है, इसमें कितना मिल रहा है आपको, 15% मिलेगा। जैसे कि आपको क्या था, पहले तो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन और यहाँ का 15%, अल्टीमेटली वो 35% में ही आ जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेस्टमेंट में ही, वो डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा, नहीं, अलग से 35%। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन लिख रहा होता तब अलग बात था। ठीक है, तो अभी अभी के लिए भी हम लोग खाली सेक्शन 33AB और 33ABA डिस्कस करेंगे। 33AB और 33ABA आपको क्या बोला, 33AB जो है ये आपका था टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है, और ये हो गया आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिजनेस 33ABA। ये था आपका 33AB, 33ABA। 33AB बोल रहा है कि आपको अगर आप अगर कहाँ पे काम कर रहे हैं, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाला बिजनेस में आप काम कर रहा है, तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगा। 30 से 43 तक आपको डिडक्शन के बारे में, या 37 तक रहता था, 30 से 37 तक आपको डिडक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, आपको डिडक्शन है, ये भी क्या है आपका डिडक्शन है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप टी कॉफी रबर ये सब बिजनेस में अगर आप क्या कर रहे हैं, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। 33ABA बोल रहे हैं कि अगर आप पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिजनेस में है तब आपको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन कितना मिलेगा, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसको पकड़ लीजिए, और 40% ऑफ द PGBP। 60-40 का बात था, तो 40 इज योर बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपका बिजनेस इनकम यहाँ पे 7 लाख रुपया है और यहाँ पे आपका 5 लाख रुपया है, तो आपको कितना मिलेगा,
5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 7 लाख माइनस 5 लाख, आपको 2 लाख का ऊपर में टैक्स देना रहेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है आपका एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 20% ऑफ पीजीबीपी, मतलब आपका बिजनेस है जो भी इनकम आया है उसका 20% और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर, आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये सब अमाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड। तो ये पैसा आपको डिपॉजिट कहाँ पे करना रहेगा, आपको कहाँ करना है, नाबार्ड में करना पड़ेगा। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक जो है नाबार्ड में अप टू ड्यू ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहता है जून या आपका सितंबर एंड, इन दोनों डेट का आगे आगे में आपको नाबार्ड में आपका पैसा जमा कर देना है। और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मार्च में खत्म हो रहा है, आपका सितंबर का पहले पहले आपको पैसा जमा कर देना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। किसको करना है, जो भी ये टी डेवलपमेंट, टी रबर और कॉफी डेवलपमेंट का काम में रह रहा है, उन बोर्ड में जाके आपको ये सब पैसा डिपॉजिट कर देना है। आप कौन है, ऑल इंडिया लिमिटेड है, आपको अभी क्या करना है कि आप उस कंपनी का पैसा बचाना है। तो आपको अगर पैसा बचाना है, आप क्या कर दिया कि हम ये बिजनेस में इस फंड में हम पैसा जमा कर देता है। कौन सा फंड में, सेक्शन 33 ABA का नाम पे हम यहाँ पे पैसा जमा कर देगा, तो मुझे इस साल कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको पैसा डिपॉजिट करना रहेगा, तो आप डिपॉजिट कहाँ पे करेगा, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। साइट, आप साइट यूज कर रहा है, उस साइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तब आपको साइट रिस्टोरेशन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपको जमा कर देना रहेगा। मार्च का आगे आगे आपको जमा कर देना है, तब आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, आप उसको लॉक इन पीरियड रहेगा, आप उसको जमा कर दिया, नेक्स्ट ईयर फिर बोला कि अरे हम निकाल लेता है, तब आपको उसका ऊपर में टैक्स लग जाएगा। आपने पैसा उसको जमा कर दिया क्या, और उसको 8 साल तक उसको यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर यूज कर दिया, जिस साल आप यूज करेगा उसी साल को आपको टैक्स पूरी अमाउंट का ऊपर में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, विड्रॉल कंडीशन, आपको विड्रॉल में कंडीशन क्या क्या है, यूटिलाइजेशन फॉर फॉलोइंग पर्पसेस विल बी टैक्सेबल। आपने अगर इस चीज को विड्रॉ कर दिया और यूटिलाइज कर दिया कहाँ पे, एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमाइसिस, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस, वहां पे लगा दिया तो गिर जाए। ऑफिस अप्लायंसेस में लगा दिया तो भी हो जाएगा। 100% डिडक्शन क्लेम कर दिया, जो भी आपको पहले वाला क्लोजेस में भी मिल गया था आपको, वहां पे अगर आपने पैसा लगा दिया तब भी आपको टैक्स लग जाएगा। डिडक्शन विल बी अलाउड बिफोर सेटिंग ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। आपको ये डिडक्शन कब मिलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, जो आपने बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था उसको अलाउ करने का पहले पहले आपको ये चीज का डिडक्शन भी मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड क्या है आपका, वेयर एन एसेट इज परचेज, एसेट परचेज इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 years from the end of the previous year in which it was acquired, such part of asset is relatable to deduction allowed shall be deemed to be the income of the previous year। आप ये मान के चलिए कि आप उसको पैसा लगा दिया है और उस पैसा से आपने क्या कर दिया, कोई भी एक एसेट परचेज किया था, उसको आप 8 साल तक एक्वायर करके रहना पड़ेगा। 8 साल से अगर आप आगे में बेच देगा तो उसको उसी साल में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, रूल 7 सेम था, सेक्शन 33 ABA था, ABA और आपका रूल 7 था। रूल 7 भी आप लोग ने डिस्कस कर लिया था। अगर आप कौन सा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, रबर का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, 35 बिजनेस इनकम, 65 आपका एग्रीकल्चर इनकम, कॉफी ग्रोन एंड
क्योर्ड है 25, 75 कॉफ़ी है ग्रोन क्योर्ड, साथ में क्या आ गया रोस्टेड एंड ग्राउंडेड 40, 60, टी आपका 40, 60 होगा। ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम, ये आपका बिजनेस इनकम, ठीक है। फिर हम लोग बाद में हम लोग सेक्शन 35 देखेंगे आगे का। आज के लिए इतना ही।